होगा ना उस टाइम खाली घर। बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, 22/12/2019 में जो एग्जाम हुआ था प्रथम पाली का, उसका पेपर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या है, बताइए। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, लघु के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, तो ये होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, याद रखिएगा। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बोल रहा है कि जब बंद परिपथ में धारा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लघु परिपथन होता है, याद रखिएगा। जब बोल रहा है जब बंद परिपथ में धारा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन हो जाता है। ये 64 सीट जो एग्जाम हुआ था ना, देखिए पूछा हुआ 2023 में जो एग्जाम हुआ था, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, बंद सर्किट में होता है, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ में धारा का जो प्रवाह होता है क्या होता है, हमेशा बंद सर्किट में होता है। और धारा का मान बढ़ने पे वोल्टेज का मान क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। बढ़ बढ़ जाता है, घट हाँ, जाता है। धारा का मान अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है। इंडेक्स पूछा हुआ है, पुराना क्वेश्चन है तो पहले का 76। है। हाँ, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2019 में भारत का स्थान जो है ना कितना है, तो 76 है, 76वां स्थान है, याद रखिएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 76वां था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WTI 2023 में शामिल कुल 120 देशों में भारत को 67वां तथा स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WTI विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। बताइएगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो क्या होगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था। हाँ, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ना विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या होता है, जारी होता है। और विश्व आर्थिक मंच फोरम की स्थापना कब हुआ था, 1971 में हुआ था, याद उन्नीस सौ रखिएगा। अठहत्तर में। हाँ, WEF का जो स्थापना हुआ था ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में हुआ था। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में, जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। तो विश्व डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF किसका स्थापना हुआ था 1971 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के कोलोगनी जो जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है, कहाँ स्थित है। पूर्वी तट के समांतर है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ना ग्रेट बैरियर रीफ जो है पूर्व के तट के समांतर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है पूर्व तट के समांतर स्थित है। बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट के समांतर है। नेक्स्ट है यह विश्व का, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति। बताइए विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति कौन सी है, क्या होगा, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर। हाँ, विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। वो आगे बोल रहा है कि प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बताइएगा कि प्रवाल जीव के शरीर किसका बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। हाँ, प्रवाल जीव के शरीर जो होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब भारत का लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। भारत का जो लक्षद्वीप है ना वो प्रवाल द्वीप का क्या है, उदाहरण है। उदाहरण। प्रवाल जीव कई रंगों की होती है, जैसे बैगनी हरा। प्रवाल द्वीप जीव जो है ना कई रंगों की, जैसे बैगनी और हरा। प्रवाल जीव को ही मूंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवाल जीव को मूंगा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे नोट्स में। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर अधिनियम, पहले अधिनियम पढ़े थे ना हम लोग पॉलिटी नोट्स में। तो वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो 1833 का चार्टर अधिनियम था। बोल रहा है 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, याद रखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का क्या बना, पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। इसी अधिनियम के अनुसार बोल रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। आगे बोला इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बताइए किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, क्या होगा। 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ना भारतीय प्रशासन का क्या किया, केंद्रीकरण किया गया, याद रखिएगा। आगे आगे का पॉइंट बोल रहा है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का क्या किया, प्रावधान किया गया।
1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। आगे बोल रहा है 1853 का एक्ट जो है ना एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। बताइए कौन सा एक्ट जो था ना अंतिम चार्टर एक्ट था, क्या होगा? 1853 का। हाँ 1853 का जो एक्ट था ना अंतिम चार्टर एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। बताइए किस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, क्या होगा? 1773 के रेगुलेटिंग कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन जो है 1774 में ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या हुआ, स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। बोला निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? बताइए कौन सा इसमें सही है, क्या होगा? हो जाएगा कपास। कवास जो है ना गुजरात में, बिल्कुल सही है। हाँ तापीय ऊर्जा जो है ना कवास कहाँ है, गुजरात में। बोल रहा कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात में या मेल सुमेलित सही सुमेलित है। अन्य जो है कोरबा जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम कहाँ है, तेलंगाना में है। रामागुंडम तापीय ऊर्जा है, ये तेलंगाना में है। तालचर कहाँ है, तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। तो कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़। रामागुंडम कहाँ है, तेलंगाना। तालचर कहाँ है, उड़ीसा। कवास कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितना महीना तक, बताइए? 6 माह। 6 माह के लिए बोल रहा है, 6 माह के लिए। बोल रहा है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य अगर नहीं रहेगा तो वह 6 माह के लिए जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना आवश्यक है 6 माह के अंदर, अन्यथा मुख्यमंत्री क्या है, नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय के में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री से क्या है, नहीं रह पाएगा, ऊपर से हटना पड़ेगा। अनुच्छेद 164 में क्या है, तो इसमें बोला गया है ना कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बताइएगा अनुच्छेद 164 में क्या बोला गया है? 164 में क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, 164 में क्या है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य की मंत्रिपरिषद का क्या होता है, तो प्रधान होता है। आगे बोला कि मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच कड़ी कहा जाता है। बताइए कि किसको है जो है ना, किसको जो है राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है, किसको कहेंगे? आगे बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है राज्य मंत्रिपरिषद का एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है और मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। बोला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या जाना जाता है, क्या बताइए? अपवर्तन। अपवर्तन। बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन के नाम से। नेक्स्ट है बोल रहा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना को परावर्तन कहेंगे, लेकिन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट है प्रकीर्णन के कारण। बोल रहा है ना कि प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण। हाँ, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आसमान का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। आगे बोल रहा है कि प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवन कहलाती है। प्रकाश यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। बताइए कि प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है, और प्रकाश कैसी तरंगे हैं? ध्रुवन कहलाते हैं। हाँ, प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ना ध्रुवन कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। और प्रकाश यांत्रिक तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग होती है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि के साथ क्या होती है, ध्रुवन की घटना नहीं होती है। और ध्रुवन की घटना हमेशा क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, याद रखिएगा। ध्रुवन की घटना जो है अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। बोल रहा है कि उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में
अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। वही बोला, उद्देश्य का प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार जो है क्या किया गया, संशोधन किया गया। 42वां संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, 1976 में हुआ था। आगे बोल रहा है 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार दिया गया। बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद में जो है ना विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो बताइए क्या होगा। अनुच्छेद में दिया गया था विधिक अधिकार का दर्जा। हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार का क्या किया, दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि जलेपा दर्रा स्थित है, कहाँ है बताइए। सिक्किम में। जलेपा दर्रा कहाँ है, सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। जलेपा दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित अन्य दर्रा बोलेगा नाथुला कहाँ है, तो सिक्किम में, याद रखिए। दो पर्वतों के बीच संकरे मार्ग को क्या कहते हैं, दर्रा का। पूछेगा दर्रा किसको बोलेंगे, दो पर्वतों के बीच संकरे को मार्ग को क्या कहते हैं, दर्रा कहा जाता है। बोमडीला दर्रा, यांगेप दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। बोमडीला दर्रा, यांगेप दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा, बालाचल दर्रा, सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा, बालाचल दर्रा, सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मानस दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। मानस दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। लाल का होता है, लाल का। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो लाल का होता है। लाल रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। लाल रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है न्यूनतम होता है। और माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं को में होने वाले प्रसारण प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। बोल रहा है ना कि माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में होने वाले प्रसारण मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जो है ना, बोल रहा है माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाले प्रसारण प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखलाई पड़ता है, ठीक है। बोल रहा है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है न्यूनतम होने के कारण क्या होता है, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल रंग का क्या होता है, दिखलाई पड़ता है। याद रखिए प्रकीर्णन के कारण ही होता है, क्योंकि न्यूनतम होता है ना, इसीलिए क्या होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट है बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। लाल का जो प्रकीर्णन होता है न्यूनतम होता है, बैंगनी का क्या होगा, सर्वाधिक हो गया। देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये 64 सीट पीटी में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं। हम लोग जितना शुरू से पढ़ रहे हैं लगता है कि सारा क्वेश्चन तो इसी से लगता है मिल रहा है। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सर्वाधिक किसमें होता है, तो बैंगनी में होता है। सर्वाधिक बोलेगा तो बैंगनी में, न्यूनतम बोलेगा तो लाल में होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन गुण के कारण क्या होता है, पृथ्वी से आकाश क्या नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई पड़ता क्या कारण है, तो क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ही पृथ्वी से आकाश क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष से, हाँ, अंतरिक्ष से आकाश का जो रंग है ना वो काला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि GDKP मतलब सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो क्या होगा, उम्बेर्टो सुलापासो, ठीक है। बोल रहा है GDKP मतलब सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो उम्बेर्टो सुलापासो। नेक्स्ट है GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो क्या होगा, उम्बेर्टो सुलापासो, याद रखिएगा। बोल रहा है GDKP के 4 बुनियादी स्तंभ होते हैं। पहला होता है नॉलेज आइटम्स, दूसरा होता है कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, तीसरा होता है कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स, चौथा होता है कास्ट ऑफ लर्निंग। भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा, ठीक है। भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, क्या होगा, हेलिना। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है ना नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, क्या होगा, हेलिना होगा, हेलिना। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण, तो हेलिना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग
का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण ध्रुवास्त्र हेलिना है। इसे उड़ीसा के बालासोर जिले से क्या किया था, लॉन्च किया था। तो ये हेलिना को कहाँ से लॉन्च किया गया था, क्या होगा? उड़ीसा के बालासोर जिले से लॉन्च किया गया था। हेलिना जो है ना सेना संस्करण और ध्रुव शस्त्र वायुसेना संस्करण है। तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। बोल रहा है कि हेलिना जो है ना सेना संस्करण, ध्रुवस्त्र जो है वायु संस्करण, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। नाग जो है, नाग को दागो और भूल जाओ की पत्ती पर संचालित किया जाता है। नाग को किस पत्ती पर संचालित होता है, नाग को जो मिसाइल है, नाग को जो है ना दागो और भूल भूल जाओ की पत्ती पे क्या है, संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, क्या होगा? रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन। हाँ, सभी को ना, सभी को। रविंद्र जडेजा को मिला था अर्जुन अवार्ड 2019 में, प्रमोद भगत को, स्वप्ना बर्मन को, गौरव सिंह गिल को मिला था। बोला है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल को 2019 में क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था, ठीक है। यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल हेतु दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी बोले अर्जुन की एक कांस्य पदक प्रतिमा और कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्त्रीय पत्र, 15 लाख रुपए नगद और समारोह प्रदान दिया जाता है। तो याद रखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को जो है ना अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा मिलता है, एक प्रशस्त्रीय पत्र मिलता है, 15 लाख रुपए नगद और समारोह परिधान दिया जाता है। याद रखिए। तो पूछे अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि मिलता है, तो क्या होगा? 15 लाख रुपया। प्रमोद भगत ने 2019 में अर्जुन अवार्ड जीतकर बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरालंपिक खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किए। बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार जीतकर बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरालंपिक खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किया है। कौन से खिलाड़ी हैं वो 2019 में? प्रमोद भगत है यार, प्रमोद भगत है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में कुल कितने, दिन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, सब दिन के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहला है ना। बोला है वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया? 25 खिलाड़ियों को दिया गया। अर्जुन अवार्ड की प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताइए। निखा जरीन का संबंध किस खेल से है, तो क्या होगा? बॉक्सिंग। कम से कम खेल का संबंध याद रखे, बहुत पूछता है। निखा जरीन का संबंध किससे है, तो बॉक्सिंग से है। सीमा पुनिया का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। सीमा पुनिया एथलेटिक्स से है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किससे है? शतरंज से है। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। सुशीला देवी का संबंध किससे है, तो जूडो से है। साक्षी कुमारी का संबंध किससे है, तो कबड्डी से है। एला वेनिल का संबंध किससे है, तो शूटिंग से है। श्रीजा अकुला का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से। श्रीजा अकुला का संबंध टेबल टेनिस। अंशु का संबंध किससे है, कुश्ती से है। आप प्रवीण का संबंध किससे है, तो वुशु से है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। इसको भेज दीजिएगा बाद में, ठीक ना, मेरे में नहीं लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइए क्या होगा? अफगान एवं मराठा के बीच। अफगान एवं मराठा के बीच जो है ना पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। बोल रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, बताइए? 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन थे, तो बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में के मराठों क्या हुई थी, मराठों का जो हार हुआ था, लेकिन अफगान ना जीत गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा कौन जीता था, तो मराठा हार गया था, अफगान जीत गया था। ठीक है, पूरी तरह से हार गया। हाँ। नेक्स्ट बोल रहा है अफगानों का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। भैया कि अफगानों के नेतृत्व इस युद्ध में, मतलब तृतीय युद्ध में कौन किया था, इसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। हाँ, पूछेगा क्वेश्चन कि पानीपत का तृतीय युद्ध में अफगानों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने किया था। अ से अफगान, अ से अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा। और पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठों का वास्तविक जो नेतृत्व ये सदाशिव राव भाऊ ने किया था। और मराठों की तरफ से कौन किया था, तो सदाशिव भाऊ ने किया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नामपत्र का नेतृत्व विश्वास राव ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का जो नामपत्र का नेतृत्व विश्वास राव ने किया था। नेक्स्ट है, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो मराठा पेशवा जो है ना बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब के नाम से जानते हैं। तो ये मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को किस नाम से जानते हैं, और तो क्या होगा? नाना साहेब के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नमस्ते सलोम पत्रिका किन
किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? क्या होगा? भारत और इजराइल। भारत और इजराइल है। बोल रहा है नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। नमस्ते शालोम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए क्या होगा? गोदावरी। हाँ गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो कौन सा है? गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्रिवेंकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। बताइए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? क्या होगा? महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्रिवेंकम पहाड़ी से निकलती है। हाँ तो यार पूछेगा ना कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना? 1465 किलोमीटर लंबाई है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्रिवेंकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है, याद रखिए। और यह कहाँ गिरती है गोदावरी नदी बोलेगा तो? बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। हाँ निकलेगा त्रिवेंकम की पहाड़ी से, गिरता है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा या बिरध गंगा कहा जाता है। किस नदी को ना दक्षिण की गंगा और बिरध गंगा भी कहा जाता है? क्या होगा? गोदावरी को दक्षिण गंगा या बिरध गंगा भी कहा हाँ जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा या बिरध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रवर, पूर्णा, मंजीरा, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी का है। बताइए गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन है? तो क्या होगा? परवड़, पूर्णा, मंजीरा, बेनगंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? क्या होगा? शहादत खान को। शहादत खां को। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? शहादत खां को जो है ना बुरहान मुल्क की उपाधि दिया गया था। बोला शहादत खां को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। शहादत खां को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। भैया कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खां को किसने दिया था? क्या होगा? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। हाँ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको मिला था? शहादत खां को। किसको? शहादत खां को मिला था, ठीक है ना। किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। शहादत खां का मूल नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन। मीर मोहम्मद अमीन। क्या बोल? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को ही नहीं बोला। हाँ हाँ सही है। शहादत खां का जो मूल नाम है ना मीर मोहम्मद अमीन था। नेक्स्ट है शहादत खां का अवध में स्वतंत्र राज्य के वर्ष 1722 से 1739 के संस्थापक थे। तो शहादत खां क्या थे ना? अवध में स्वतंत्र राज्य के वर्ष 1722 से 1739 तक संस्थापक थे। नेक्स्ट बोल रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। देखिएगा कि कौन सा शासक था जिसने मतलब 1856 में कौन सा आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो क्या होगा? शासन के आधार पर। हाँ याद रखिए ना कि लॉर्ड डलहौजी जो था 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी ने कब कौन सा ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो 1856 में शामिल किया था। याद रखिएगा। निमारी एक नस्ल है। किसकी एक निमारी नस्ल है? निमारी बोलेगा तो निमारी एक नस्ल है जो है ना गाय के। याद रखिएगा क्या है? ऑप्शन नंबर सी गाय का है। निमारी एक नस्ल है, गाय की है। आगे बोला निमारी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो भारत में है, ठीक है। निमारी का जो उद्गम है भारत में है और निमारी का मूल स्थान क्या है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। निमारी का मूल स्थान। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय क्या है? तो क्या होगा? संसद। हाँ संसद है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय जो है ना संसद है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई। 79, 80, 81 सरला याद रखिएगा। 79 में संसद और 80 में क्या है? राज्यसभा और 81 में लोकसभा। हाँ नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है और जिसके अनुसार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52, लोकसभा का अनुच्छेद 81 और राज्यसभा का 80 में संसद के विभिन्न अंग है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है। संसद जो है ना संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। बोल रहा है संसद जो है ना संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है परंतु संविधान के मूल ढांचे में क्या कर सकता है? परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान से के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकती है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकती है। और संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर नहीं रहे तो मोदी जी ना संविधान को तहस नहस कर दें, जो मन में आए वो करें, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है
मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। मुरलेन ये है जगह मिजोरम में है। हाँ, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मिजोरम में स्थित है, यानी कि मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। और दम्फा वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो मिजोरम में स्थित है दम्फा, याद रखिएगा। अब भारत का पहला मेरे तरफ बहुत धूप निकला है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो 1936 में कौन स्थापित किया, किसका स्थापित किया गया था 1936 में। नेशनल पार्क। हाँ, तो याद रखिए ना कि पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेली नेशनल पार्क है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1936 में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। कि हेली अभी वर्तमान में हेली राष्ट्रीय पार्क को किस नाम से मतलब जाना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है। हाँ, हेली नेशनल पार्क को अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में इंटांकी वन जीव अभयारण्य, बताइए इंटांकी वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। नागालैंड। हाँ, इंटांकी वन जीव अभयारण्य जो है ना नागालैंड में स्थित है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित इसी का नाम चेंज कर दिया गया है। काजीरंगा का नहीं, इसका जिम कामगंगा। हाँ, जिम कॉर्बेट का जो है ना नया नाम वर्तमान में रामगंगा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, बताइए क्या होगा। लोकसभा ये जब उपाध्यक्ष लोकसभा पीठासीन अधिकारी होते तो प्रथम मत दे सकते हैं। हाँ, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, तो जब उपाध्यक्ष लोकसभा से पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, ये गलत है। इसमें सही क्या है कि उसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, वह लोकसभा के ही सदस्य से चुना जाता है, सही है। और उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल तक के दौरान रहता है। उपाध्यक्ष जो होता है ना अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान तक रहता है। और जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। जब अध्यक्ष पद रिक्त रहेगा ना तो उपाध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष का कार्य करेगा। ए बी सी तीनों कथन सही है, डी गलत है। बोल रहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता मत दे सकता है। आगे बोला अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से उल्लेख है। बताइएगा अनुच्छेद 93 में किसका उल्लेख किया गया, किसके पद का, क्या होगा। अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। देखिए अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, जो लेकिन उपाध्यक्ष पद रिक्त है। ठीक है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, लेकिन उपाध्यक्ष का पद क्या है, रिक्त है। मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या है, निर्णायक मत दे सकता है। जब मत बराबर हो जाएगा ना तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे, निर्णायक मत देंगे, जिनकी तरफ मन रहेगा उनकी तरफ मत दे सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। हाँ, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है बलराम जाखड़ लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। रहेगा कि लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे, तो क्या होगा, बलराम जाखड़ लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, तो बलराम जाखड़ थे, जाखड़। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया, क्या होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को जो है ना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को, याद रखिएगा। भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। कि सुशासन दिवस किसके अथी में मनाते हैं, जयंती पे, और कब मनाते हैं सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने का 25 दिसंबर को मनाते हैं। हाँ, तो सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, बताइए। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, ये है क्या है, तो सुमन कुमारी है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिए सुमन कुमारी। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला बोलेगा न्यायाधीश कौन है, सुमन कुमारी, याद रखिएगा। धातु है कि पाकिस्तान के एक इस्लामिक देश है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों को अवसर अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है, क्या होगा। हाँ, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत हुआ था, तो शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत हुआ था, शिक्षावाणी ऐप का। बोल रहा सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत की गई।
करंट का क्वेश्चन है। इस ऐप में विद्यार्थियों अभिभावकों और प्रिंसिपल हेतु अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोल रहा है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है, तो क्या होगा उस समय का क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद पे के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद पे है। बोल रहा पूछे गए प्रश्न के अनुसार जो है ना के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल के महत्वपूर्ण पद पर है। वर्तमान समय में भारत के गवर्नर अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमनी है। अभी वर्तमान में जो आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट बोल रहा अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 76 में क्या है, क्या बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करता है। ये क्वेश्चन जो है देखिए 64 सीट पीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन है। बोला अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के नियुक्त होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। अब भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, कौन होता है, महान्यायवादी होता है, ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे क्या करता है, पद धारण रहता है। 76 में ना, 76 में, हाँ 76 में महान्यायवादी का वर्णन है ना कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। बताइए महान्यायवादी की सहायता के लिए किसको नियुक्त किया जाता है, सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। अब ब्रिटेन में महान्यायवादी जो है ना मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि वह भारत में हुआ मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो ही बोल रहा है ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में हुआ मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। आज तक यहीं रहने दे 25 तक ही, हाँ 26 से ना कल पढ़ेंगे, आज तक के लिए यहीं तक, 26 से कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ना वीडियो को ना देखते रहिए, रिवीजन करते रहेगा ना तो याद होते रहेगा, क्योंकि नहीं देखिएगा ना तो याद, एक बार वीडियो देखिएगा ना तो पूरा याद हो जाएगा अच्छे से, सुनिएगा तो।